BLA पर पाबंदी, जाली आज़ादी की दुकान भी बंद हो गई। जनरल साहब का दौरा अमेरिका एक यादगार बाब, सफारतकारी ने वो काम कर दिखाया जो बयानात और मजम्मत न कर सकी। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ कागजी है या वाकई बलूचिस्तान में कोई अमन की नई उम्मीद जगा सकेगा? अमेरिका का मूड भी अजीब। कल तक BLA और इसका मजीद ग्रुप अमेरिकी थिंक टैंक्स की आंखों का तारा थे। आज के व्लॉग्स में पेश करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और इसकी वोटर लिस्ट के लतीफे, राहुल गांधी के बयानात और बीजेपी की इंतखाबी जादूगरी, सब एक साथ। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling. There are thousands and thousands of these people that we found. ये सब देखिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद मुनीर है और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। सफारतकारी एक नाजुक फन है जिसमें खाना, मुस्कुराहट और सच्चे सबूत वो काम कर जाते हैं जो तोप और बंदूक भी नहीं कर पाती। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमेरिका इस फन का शाहकार साबित हुआ है। वाशिंगटन की फिजाओं में जब पाकिस्तानी जनरल की वर्दी की झलक दिखाई दी तो अमरीकी पॉलिसी साजों को अचानक बलूचिस्तान याद आ गया। पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह ने अमरीकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की जिनमें इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जैसे अल्फाज बार बार दोहराए गए, जिसके बाद वो अफराद जो कुछ अरसा पहले तक बलोच फ्रीडम फाइटर्स के रोमानवी टाइटल से आरास्ता थे, आज जनरल आसिम मुनीर के दौरे वाशिंगटन के बाद अचानक दहशतगर्द करार दे दिए गए। गोया अमरीकी पॉलिसी अब तब्दील होती दिखाई दे रही है और दोस्त के दुश्मन की एंट्री भी बंद जैसे बैनुल-अक़वामी उसूल पर कारबंद नजर आ रही है। इधर ये खबर आते ही BLA के ठिकानों में खामोशी छा गई। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल एक मफरूर ने यूरोप की ठंडी फिजाओं में ऐश करते अपने मफरूर लीडरों से मजीद अहकामात मांगे तो उन्हें मुतमिन करने के लिए एक लीडर ने अपने नायब को फ़ोन किया और कहा कि यार ये क्या हो गया, कल ही तो हमने अमेरिका में PR कंपनी के साथ नए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दूसरे मफरूर ने भी सर्द आह भरी कि हाँ, अब फंड लेने के लिए कहाँ जाएं? लंदन का मौसम भी खराब है, ऊपर से यूरोप में रहने के खर्चे भी बढ़ गए हैं। BLA के रहनुमाओं का मसला ये है कि वो अब ना पाकिस्तान जा सकते हैं ना अमेरिका। बरतानिया समेत यूरोप में पनाह भी खतरे में है क्योंकि यूरोप और लंदन हमेशा अमरीकी फैसले के बाद अपना दिमाग रिफ्रेश करते हैं। वो दिन गए जब न्यूयॉर्क की कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर आज़ादी के नारे लगाते और 7 कैपुचिनो की कॉफ़ी के बिल भी किसी मगरबी थिंक टैंक के अकाउंट में भिजवा दिया करते थे। इधर पाकिस्तान में खुशी का समा है, मगर ये खुशी BLA के अंजाम पर कम और जनरल आसिम की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा है। हर ड्राइंग रूम में एक ही फिक्रा गर्दिश कर रहा है कि देखा, जनरल साहब गए और अमेरिका ने फौरन एक्शन ले लिया। BLA के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खामोशी है। जो कल तक पाकिस्तानी फौज पर मीम्स डाल रहे थे, आज ट्वीट कर रहे हैं कि हम आलमी अदालत से रुजू करेंगे। जैसे आलमी अदालत इनको कहेगी कि ये लें सरदार साहब पिछले 5 साल के फंड्स और 2 पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्फ्रेंसों के होटल्स का किराया। असल सवाल ये है कि अमेरिका को BLA की दहशतगर्दी का एहसास अचानक जनरल आसिम के दौरे पर ही क्यों हुआ? क्या BLA ने पिछले हफ्ते कोई इजाफी बम धमाका कर दिया था? नहीं जनाब, ये भारत की मदद से 2 दिहाई के दहशतगर्दाना कुर्तूतों के निताइज हैं जो आज इनके सामने हैं। पहले हम इन बलोच लीडरों की तर्ज जिंदगी पर एक नजर डालते हैं जो आम बलोच को तो सिंगलाख के पहाड़ों पर चढ़ने की तलकीन करते हैं और खुद यूरोप के बेहतरीन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। कुछ दोस्तों का कहना यह भी है कि जनरल साहब ने व्हाइट हाउस में चाय पीते हुए बस इतना ही कहा कि BLA को सही लिस्ट में डाल दें एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐलान के फौरन बाद यकीनन BLA के हेडक्वार्टर यानी यूरोप के किसी पोश इलाके के महंगे घर के एक तहखाने में हंगामी इजलास बुला लिया गया। चीफ फंडिंग ऑफिसर ने मीटिंग शुरू की। साथियों, अब भारत से डॉलरों की पाइपलाइन तो बंद हो जाएगी, लिहाजा हमें नए जराए तलाश करने होंगे, वरना इस महीने के वाईफाई का बिल भी नहीं अदा कर पाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हम अपने नाम की रीब्रांडिंग करें और दहशतगर्दी वाला लेबल हटाकर कोई NGO वाला नाम रख लें, जैसे कल्चरल डेवलपमेंट फोरम वगैरह। इससे हमें ब्रसेल्स और ओस्लो से फंड तो मिल ही सकते हैं। दूसरा बोला कि नहीं, मैं तो कहता हूं हम YouTube चैनल शुरू करते हैं, दहशतगर्दी की बजाय कोक स्टूडियो की तर्ज पर गाने बनाते हैं। एक नौजवान रुकन ने जदीद हल पेश किया कि सरदार साहब GoFundMe और Patreon पर पेज बना लेते हैं जहां लिख देंगे कि हेल्प अस फाइट फॉर फ्रीडम एंड रीमेंटेनेंस। एक और नाम नेहाद लीडर ने तो सबको ही चौंका दिया कि दोस्तों,
फंडिंग के लिए अब दहशतगर्दी छोड़कर फूड बिजनेस शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिएगा कि यूरोप में भी एक दिन मजीद भाई ब्रिगेड बिरयानी का नाम चल पड़ेगा। लेकिन बिलाखिर मीटिंग के इख्तिताम पर फैसला हुआ कि एक बैनुल-अक़वामी ईमेल मुहिम चलाई जाएगी, जिसके पोस्टर में रहनुमा हाथ में काफ़ी पकड़कर उदास बैठा होगा और नीचे जुमला दर्ज होगा, बलोच आज़ादी बस एक कप कॉफ़ी के बदले। खैर, अब देखना यह है कि BLE की तहरीक डॉलरों के बगैर कितने दिन चलती है, क्योंकि तारीख गवाह है जाली आज़ादी के नारे बगैर फंडिंग के ऐसे ही बुझ जाते हैं जैसे बिजली का बिल ना भरने पर लाइट। लेकिन इस सब का आगाज़ फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका के बाद ही हो सका है, जहां उन्होंने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एक बड़े सेमिनार में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तकरीर ने आलमी बरादरी को चौंका दिया। मगर सबसे ज़्यादा हिचकियाँ नई दिल्ली में सुनाई दी। मैं चाहूँगा कि पहले हम इस तकरीब का माहौल क्या था और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। जहां इस्लामाबाद में इस तकरीर को कामयाब सफारती वार करार दिया जा रहा है, वहीं दिल्ली में वजारत खारजा के एक अहलकार ने चाय का कप रखते हुए कहा कि ये तकरीर नहीं, पाकिस्तान की नई लॉन्चिंग थी। वाशिंगटन में जनरल साहब ने ऐसे मौज़ूआत छेड़े कि अमरीकी तज्ज़ियाकार नोटिस लेते और भारतीय सफारती अमला गूगल पर स्पीच डैमेज कंट्रोल सर्च करता रहा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने फौरी प्रेस रिलीज जारी की कि जनरल आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। एक सीनियर पाकिस्तानी अफसर ने खुश होकर कहा कि भाई, हमने तो दिल्ली के टीवी चैनल्स को मुफ्त में अगले 4 दिन का मटेरियल दे दिया है। इस्लामाबाद के कहवा खानों में भी चाय के कप चल रहे थे और इसी दौरान एक बुजुर्ग ने चाय का घूंट लेते हुए कहा कि तकरीर इतनी शानदार थी कि अगर मैं मोदी होता तो अभी इस्तीफा दे देता। लेकिन नई दिल्ली में माहौल कुछ और ही था। वजारत खारजा के इजलास में एक सफारतकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने तो हमारे मीडिया का BP बढ़ा दिया है। भारतीय टीवी चैनल्स पर हंगामी मुबाहिसे शुरू हो चुके हैं। एक एंकर ने चीखते हुए कहा कि ये तकरीर हमारे जोग्राफिये पर हमला है। दूसरे ने माइक पटकते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की चाल है और इसके पीछे चीन का हाथ है और बहुत मुमकिन है अमेरिका का प्लान भी। इस तकरीब के बाद सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत के लिए एक तंजिया लहर का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसका उन्वान है #स्पीच शॉक इन दिल्ली। एक सारिफ ने लिखा है कि जनरल साहब ने अमेरिका में तकरीर की, दिल्ली में विश्व गुरु सुस्त हो गया। दूसरे ने कहा, मोदी जी आज का पूजा का दिन खराब था क्योंकि तकरीर की गूंज दिमाग में थी। दिल्ली की वजारत खारजा के हंगामी इजलास का एजेंडा था पाकिस्तानी तकरीर का तोड़। एक अफसर ने भारतीय सफारत खानों को इतला दी कि साथियों, हमें भी एक तकरीर तैयार करनी चाहिए ताकि दुनिया को जवाब मिले। एक सफारतकार, लेकिन सर, मसला ये है कि पाकिस्तानी तकरीर में हकायक ज़्यादा और ड्रामा कम था, हमारे पास इसका उलट है। जूनियर अफसर बोला कि सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जनरल साहब की तकरीर असल में हॉलीवुड स्क्रिप्ट थी? पहला अफसर, नहीं, वो भी खतरनाक है क्योंकि हॉलीवुड अमरीकी शहर है। हमें कोई ऐसा जुमला चाहिए जो सबको उलझा दे। आखिर में ये फैसला हुआ कि भारत दुनिया को कहेगा हम तकरीर का जवाब देंगे, मगर पहले हम खुद समझ लें कि कहा क्या गया है। बहरहाल तकरीर वाशिंगटन में हुई, मगर इसकी गूंज ना सिर्फ दिल्ली तक पहुंची बल्कि इंडियन एंकर्स के माइक भी कांप उठे। इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात एक तकरीर तोपों से ज़्यादा गहरा ज़ख्म दे जाती है, ख़ास तौर पर जब सुनने वाले का दिल पहले ही कमज़ोर हो। पाकिस्तान को हर बात पर धमकी देने वाले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद अपोजिशन के इलेक्शन धांधली के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब देने से कासिर हैं, क्योंकि भारत की नई वोटर लिस्ट में ऐसे करिश्मे मिले हैं कि बॉलीवुड की हॉरर फिल्में भी शर्मा जाएं। कहीं मुर्दा वोटर जिंदा होकर वोट डालने आ रहा है, कहीं एक वोटर 2 शनाख्तों के साथ 2 बार वोट डाल रहा है और कहीं पूरे मोहल्ले के मुसलमान अचानक भेस बदलकर फहरिस्त से ही गायब हो चुके हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इल्जामात लगाए, आइए वो सुनते हैं। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. There are thousands and thousands of these people that we found. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइल उठाकर कहा कि ये बीजेपी का जादू, एक ही एड्रेस पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबका इंदराज। और मजे की बात यह है कि सब एक ही कमरे में रहते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग्स का सैलाब आया हुआ है, जहां भारतीय सोशल मीडिया सारिफ #वोट चोरी और #वोट चोरी एक्सपोज्ड के उन्वान से पोस्ट शेयर कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, मैं तो समझा था बॉलीवुड ही मल्टीवर्स फिक्शन है,
لیکن بی جے پی نے اسے ووٹر لسٹ میں حقیقت بنا دیا۔ دوسرے نے تبصرہ کیا کہ بھارت میں جمہوریت نہیں، جمہوریت ہے، جہاں ہر ووٹ زندہ ہے، چاہے ووٹر قبر میں ہو۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے وضاحت کی ہے کہ یہ سب تکنیکی غلطیاں ہیں کہ کچھ ووٹرز مرنے کے بعد بھی لسٹ میں رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے سسٹم میں آفٹر لائف کا آپشن موجود ہے۔ بی جے پی ترجمان نے حسب معمول ڈٹھائی سے کہا کہ دیکھیں، اگر مسلمان ووٹر لسٹ سے غائب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور رجسٹرڈ ہوں گے اور یا پھر خود کو رجسٹرڈ نہ کروانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس بار ہم نے مردہ ووٹروں کو لسٹ میں رکھا، اب اگلا مرحلہ غیر پیدا شدہ ووٹرز کو شامل کرنا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ڈیٹا انچارج نے انکشاف کیا ہے کہ جی سر، ہم نے 2 لاکھ ووٹ ایسے بھی رجسٹر کیے ہیں جو آئندہ 10 سال کے بعد بالغ ہوں گے۔ ایک سینئر لیڈر نے پوچھا اور مسلمانوں کے ووٹ کا کیا ہوگا؟ جواب ملا کہ ان کے ایڈریس پر ہم پوجا پاٹ کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ سسٹم انہیں خود ہی ہندو مان لے۔ ادھر عام بھارتی ووٹر کنفیوز ہے اور ایک شخص نے میڈیا کو بتایا کہ میرے دادا 20 سال پہلے فوت ہو گئے لیکن وہ آج بھی ووٹ ڈالتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بار انہوں نے پارٹی بھی بدل لی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی ووٹر لسٹ آج کل دنیا کی سب سے بڑی جوک بک لگ رہی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو آئندہ انتخابات میں بی جے پی کو نہ صرف زندہ اور مردہ بلکہ ابھی نہ پیدا ہونے والے بچوں کے بھی ووٹ مل جایا کریں گے، کیونکہ بھارت میں ووٹ ڈالنے کے لیے بس ایک شرط ہے کہ آپ بی جے پی کے ووٹر لسٹ میں ہوں، باقی آپ کا ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔